नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपना चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग जैसे कि जीएस पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, ब्रह्मोत्तर साहित्य, मतलब साहित्यों की हम लोगों ने चर्चा की। प्रमुख साहित्य रचना कौन कौन सी है, हमने इनका भी वर्णन किया। तो अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो कुछ नया चीज़ है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक में चल रहे हैं जिसमें बहुत ही अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन, बहुत साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये साहित्य बताइए, ये रचना किसकी है। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा मेघदूतम, ऋतुसंहारम, पृथ्वीराज रासो, ये सब किसकी रचनाएं हैं। मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ऐसे हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा। आर्यभट्टन, मतलब बहुत सारे हम लोगों ने रचनाएं पढ़ें और जो कि देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थे। और अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा है भैया, क्या है, यूनान एवं रोम के लेखक। क्या है, यूनान एवं रोम के लेखक। तो हमें ये आइए हम लोग देखते हैं यूनान एवं रोम के लेखक कौन हैं, क्या है। तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे अच्छे से, जो कि क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए उसी रूटीन से हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा बीच में एब्सेंट हो गए थे, थोड़ा सा क्या है कि इस समय आप खुद देख रहे हैं कि आप और पूरा ये भारत इस कोरोना में जूझ रहा है, इसको ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी तक अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, आप उस अंडर एज में आ रहे हैं जहाँ तक वैक्सीन लग रही है, प्लीज़ आप लोग वैक्सीन लगवाइए। और अपने घर में भी जो भी अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वैक्सीन के प्रति, भाई वो बिल्कुल उस पर विश्वास करने अपात्र है। तो प्लीज़ आप लोग वैक्सीन लगवाएं। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं यूनान एवं रोम के लेखक। तो हेरोडोटस, पहले हम पढ़ते हैं कौन भैया, एक रोम के लेखक जो थे उनका नाम था क्या, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी में ईसा पूर्व में हिस्टोरिका, याद रखिएगा, हिस्टोरिका की रचना की थी। किसका किया था, हिस्टोरिका। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी गया है, हिस्टोरिका किसकी रचना है। तो भैया वो हिस्टोरिका किसकी रचना है आपको पता हो ही गया होगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, सिकंदर के साथ अपने आने वाले लेखक थे। भैया हो ये इन्होंने किसके साथ आने वाले लेखक किसके साथ थे, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। कौन कौन थे भैया, इनका भी हम आइए नाम पढ़ते हैं कि इनके साथ आए था। अरिस्टोबुलस, अर्नेक्रिटस और नियोर्कस। तो याद रखिएगा नियोर्कस जो थे, जो आप इनके बारे में बहुत सारी इनकी बुक भी एक थी, कौन सी बुक है ये याद नहीं है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो उसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया था तो भारत के बारे में कि तो आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। यहाँ पे क्या भैया, सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों, जैसे कौन कौन, मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस। तो याद रखिएगा ये 3 इनके राजदूत थे। कौन कौन थे, मेगस्थनीज थे, डायोमेकस थे तथा डायोनीसियस थे, के नाम से उल्लेखनीय है। क्या भैया, उल्लेखनीय है, मतलब इनके में उल्लेख किया जाता है, इसमें बहुत सारे उल्लेख किए भी गए हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे फिर है इसमें प्लेनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी भैया, प्लेनी ने लिखा था। फिर टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी, कौन सा भैया, टॉलेमी की पुस्तक कौन सी, जियोग्राफी। और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिप्लस ऑफ द
एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो रोम के लेखक ये लोग जानते हैं कि आप लोग खुद जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे व्यापार करने आए थे। यूनानी जितने थे सब व्यापार करने आए थे और यहाँ पे उन्होंने देखा कि भारत कैसा देश है, यहाँ पे हम लोग तो फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने लिखी, टालमी ने जियोग्राफी लिखी और एक ज्ञान उनका नाम ही अभी तक नहीं पता है, तो उन्होंने पेरिकस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी जो अज्ञात के नाम से है वो। तो ये सब चीज़ें मिलती रहीं और फिर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद विदेशी आ गए, फिर विदेशियों का आक्रमण स्टार्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर विदेशी आ गए, यहाँ पे आक्रमण चालू कर दिए। फिर विदेशी लोग आ गए, विदेशियों के यहाँ पे फिर विवरण चालू हो जाता है, उन्होंने यात्रा करना। फाइयान आ गए, हेनसोंग आ गए, फिर ये लोग यहाँ पे आके भारत पर तमाम तरह की, आप लोग खुद जानते हैं कि क्या क्या किया इन्होंने। विदेशियों की यात्रा स्टार्ट हो गई। फिर पहला कौन आया था भैया? फैयान आया था यहाँ पे, पहला फैयान आया और उन्होंने यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। भैया और सब फैयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो फैयान आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद जानते हैं यहाँ पे संस्कृति बहुत ही विख्यात थी, ठीक है, तो यहाँ पे समाज में बहुत ही अच्छा वो था। तो उन्होंने आने के बाद क्या किया? भारत के उस पहले किस पर वो किया? संस्कृति एवं आर्थिक स्थितियों पर उन्होंने प्रकाश किया, उस पर जोर डाला। उन्होंने देखा कि इसको कैसे विभेद किया जा सकता है, कैसे हम भारत को तोड़ सकते हैं। तो वैसे भाव से सारे लोग आए और भारत को तोड़ने की कोशिश की। फिर हेनसोंग ने, फिर यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो हेनसोंग जो आया था वो भैया कब आया था? ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय काल में आया था। इनकी रचना कौन सी है? सीयू की। याद रखने कि ये जो है हमारा क्या है भैया? ये जो हमारा है मेन इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? सीयू की इनकी रचना था। किसकी रचना है भैया? हेनसोंग की रचना है। फिर हम लोग बात करते हैं कौन सी? इत्संग। तो इत्संग ने यह कब आया था? यह 7वीं सदी में अंत में, मतलब 7वीं सदी के लास्ट तक उन्होंने आया, अंत में भारत में आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। भैया आप लोग जानते हैं बिहार में ही है नालंदा विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको पता भी है। तो वहाँ पे आके इन्होंने अपना क्या किया? विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से भारत का वर्णन किया कि भारत कैसा है, क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने वर्णन किया। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि यहाँ तक अगर पढ़ लिए तो अब हम लोग चलते हैं पुरातात्विक स्रोत पे, अभिलेख पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बेगजोई से प्राप्त अभिलेख है। भैया सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ की है, तो मध्य एशिया के कौन सा है भैया? बेगजोई, ठीक है, से प्राप्त हुआ अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता, फिर से हम लोग देख लेते हैं, इस पर वैदिक देवता मित्र वरुण देव या वरुण देव, इंद्र और नासत्व के नाम मिलते हैं तथा इससे ऋग्वेद की स्थिति ज्ञात करने में मदद मिलती है। भैया यहीं से अब ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद की स्थिति भी यहीं से ज्ञात करना में हमें हेल्प मिला था। तो मतलब इसमें कहने का यही है कि वैदिक जो हमारा देवता थे वो कौन था? इंद्र और वरुण थे। भैया कौन था? इंद्र और वरुण, और नासत्व के नाम से मिलते हैं। इसमें ऋग्वेद तथा इनकी भी जानकारी हमें मिलती है। तो इसके आगे जो है ना, वो है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो था वो अशोक के हैं। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है अशोक का, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। कौन से भैया? 300 ईसा पूर्व में है। और इसके अलावा
खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदमन का जूनागढ़, गौतमी बालश्री का नासिक, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख और पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा एहोल और स्कंदगुप्त के भारी स्तंभ लेख व मलावा का नरेश योगधर्म का मंदसौर अभिलेख। ये याद रखिएगा, ये सब सारे नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नाम जो है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ, फिनिलकोहल स्तंभ, मतलब ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिए यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं इस समय, तो आप लोग खुद समझ रहे हैं। आप एक बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं भैया ये कैसा नोट्स है। लेकिन आप जब एक बार पढ़ लेंगे तो, क्योंकि हम आपको पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आपको देते हैं। हम ये नहीं कहते कि बस केवल इतिहास का ही, हम आपके लिए ज्योग्राफी का भी हम नोट्स लाने वाले हैं, जल्दी ही लाएंगे। और हम आपको कौन सा नोट्स चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा, और हिंदी का तो हम दे ही रहे हैं, हिंदी का भी वीडियो देखिए जल्दी से जल्दी आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, अभिलेख के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो और आगे है सिक्के। सिक्के से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और आता है तो ये मान चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे प्राचीन सिक्कों के आहत सिक्के कहा जाता है। जो सिक्कों की बात हम अगर कहते हैं तो वो पूछ लिया जाता है सिक्का, सिक्कों को हम क्या कहते हैं, तो आहत सिक्के कहा जाता है। और आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईस्वी पूर्व 5वीं सदी से है। याद रखिएगा ये किस सदी से है, 5वीं सदी से है। उपा मार्कर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें हम आहत मुद्रा कहते हैं। तो ये किसके भाषाओं में भैया, भारतीय भाषाओं में इसे हम आहत मुद्रा भी कहते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखा युक्त सिक्के सर्वप्रथम यौवन शासकों ने जारी किए थे। क्या है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल तथा नव प्रसारण काल के अंतर्गत विभाजित किया था। तो याद रखना प्रागैतिहासिक काल कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में। कौन कौन से, पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल और नव प्रसारण काल में विभाजित किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा प्रसारण काल। ये इसमें ये कब से आरंभ हुआ, 10,000, किसमें 10,000 मतलब 10,000 ईस्वी पूर्व से। आग का आविष्कार तथा होमोसोपियंस ज्ञानी मानव का उदय इसी काल की देन है। जो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पूरा प्रसारणकालीन स्थल एवं भीम बेटका रायसेन जो कि मध्य प्रदेश से है, अनेक चित्र गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा प्रसारणकालीन औजारों की खोज की थी। तो ये हमारे पूरा प्रसारण काल में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये था, यहाँ से हम एक ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि जो आप एक बार अगर पढ़ लें तो हम ये नहीं कहते कि आप हम ये नहीं कहते कि आप IAS क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन PCS तो क्वालिफाई कर ही सकते हो, बस आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, मध्य प्रसारण काल। मध्य प्रसारण काल क्या है कि मध्य प्रसारण काल ये 9,000 ईस्वी पूर्व से ये 4,000 ईस्वी पूर्व तक है इसका। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि मध्य प्रसारण काल में पत्थरों से बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए गए जाने लगे। मतलब थोड़ा सा हम जब और जागरूक हुए, मध्य प्रसारण काल में आए, तो हम लोगों ने और भी कुछ बनाने की कोशिश किया, जिसे हम औजार। फिर यहाँ पे अस्थियों एवं सींग के निर्मित उपकरण इस प्रकार काल में से प्राप्त होने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अस्थियाँ तो सींग किस काल से विलुप्त होती है, किस काल से बिलोंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए भैया किसके, मध्य प्रसारण काल से। फिर आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रसारण काल के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर नामक मध्य प्रसारणविक स्थल से पशुपालन एवं प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब इसी में ही पशुपालन का वो कार्य स्टार्ट हुआ। मतलब अगर पूछा जा सकता है कि पशुपालन किस काल से
उदय हुआ, तो आप बता सकते हैं मध्य प्रसारण काल से हुआ। तो आगे बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको मिलेंगे कि जो आप देखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि आप। फिर हम बात करते हैं नव प्रसारण काल की। नव प्रसारण काल हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहा कि इस काल में कृषि कार्य आरंभ हुआ। क्या भैया? कृषि कार्य आरंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है तथा इसमें इलाहाबाद को कोल्डिवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो और आगे जैसे इसमें कहा गया कि इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरण या उपकरणों का उपयोग किया और हथियारों का प्रयोग किया। और इसी काल में उन्होंने बताया कि इसी काल के लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर एवं बुर्जहोम में मिले गर्तवास गर्तवास मतलब वहाँ से मिलता है कि बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ता को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। पटना के निकट चिरंद नामक नवप्रसारणकालीन स्तर से हड्डियों का उपकरण का साक्ष्य मिला। और दक्षिण भारत में नवप्रसारण काल की स्थिति 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व से निर्धारित की गई। मतलब ये था हमारा आज का नवप्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल और प्रसारण काल। मतलब ये जो हमारा तीनों टॉपिक से था, ये था हमारा आज का वीडियो कि हम लोगों ने देखा मध्य प्रसारण काल तक हम इसमें क्या है, कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से क्या पशुपालन कब से स्टार्ट हुआ, औजारों का और मानव का उदय और ढेर सारी चीज़ों को आग का खोज कब हुआ, ये भी आपको अभी पता चला। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब जीएस में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे ताम्र प्रसारणविक संस्कृति क्या होता है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे आगे क्या कैसे है। तो उसके पहले जैसे कि हम लोग जो रिवीजन के दृष्टि से देख रहे हैं कि हम बस केवल रिवीजन करते जाएं, एक बार से 2 बार वीडियो को एक बार सुन लें और देख लें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप नोट्स बनाते रहिए। और वीडियो आप लोगों को अब रोज़ डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि थोड़ा बीच में ऑप्शन हम हो गए थे, लेकिन अब हमारी पूरी टीम आपके लिए रात दिन अब काम करेगी। तो इसमें कोरोना बहुत तेज़ बढ़ रहा है मित्रों, तो आप लोग सेफ्टी बनाए रखें, घर से बाहर निकलें तो ज़रूर मास्क लगाएं और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।